हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं MPS 004 तुलनात्मक राजनीति मुद्दे और प्रवृत्तियां, इग्नू यूनिवर्सिटी MPS फर्स्ट ईयर। तो टॉपिक है बच्चों, तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं और इसकी विषय क्षेत्र और इसकी उपयोगिता बताइए। तो बच्चों यहाँ पर हम तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता और विषय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति होती क्या है। जी, तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता निरंतर बढ़ती रही है, इसलिए तुलनात्मक अध्ययन का स्वरूप भी निरंतर परिवर्तित होता रहा है। परंपरागत रूप से शासन के विभिन्न अंगों को ही राजनीति से संबंधित माना जाता है। तो बच्चों, इससे पहले हम राजनीति के बारे में जानते हैं कि राजनीति होती क्या है। वास्तव में अगर हम बात करें, प्राचीन काल के अंदर जो राजनीति का शाब्दिक अर्थ लगाया जाता था सरकार के विभिन्न अंगों से, यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका ही हमारे राजनीति से संबंधित होती थी और इन्हीं का प्राचीन काल के अंदर अध्ययन होता था। अगर हमें निष्पक्ष एक सिद्धांत की खोज करनी होती थी तो हम राजनीति का अध्ययन करते थे, यानी इस राजनीति के अंदर इनकी सरकारों का अध्ययन करते थे। ये हमारा अध्ययन करने का एक परंपरागत तरीका था। आपको पता है, समय और परिस्थिति के साथ राजनीति भी, परिस्थितियां बदलती है तो राजनीति, व्यवस्था, सरकार, सबका स्वरूप बदल जाता है। इस तरह से प्रत्येक विचार का जो अध्ययन है उसमें भी निरंतर परिवर्तन होता जाता है। परंतु वर्तमान समय में राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन का स्वरूप बदलकर विस्तृत हो गया, क्योंकि आज वर्तमान में राजनीति का तो अध्ययन करा जाता ही जाता है। यानी राजनीति जो परंपरागत रूप से जब राजनीति का अध्ययन होता था उसे कहते थे औपचारिक तत्व, यानी सरकार के तीनों अंग जो है वो औपचारिक तत्व है। लेकिन वर्तमान में समय परिस्थितियां बदली, आज औपचारिक तत्व के साथ साथ अनौपचारिक तत्वों की भी तुलना की जाने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि आज के समय में राजनीति का अध्ययन तो किया जाता है इन सरकार के तीनों अंगों का, बल्कि इन सरकार के तीनों अंगों के अलावा, तीनों अंगों के अतिरिक्त जो इन्हें प्रभावित करते हैं, जैसे अनौपचारिक तत्व, संस्थाएं, परिवार, समुदाय, समाज के लोग, दबाव समूह, हित समूह, इन सभी अनौपचारिक तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ये लगाया जाता है कि वर्तमान के अंदर जब भी राजनीति का अध्ययन होगा, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन होगा, उसके अंतर्गत औपचारिक तत्व यानी सरकार के अंगों के अतिरिक्त सरकार को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व जो होते हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। यानी औपचारिक तत्वों के साथ साथ अनौपचारिक तत्वों की भी तुलना की जाती है। ये हमारे आज वर्तमान में राजनीति का वो है। आप बात करते हैं परिभाषा के बारे में। तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और असमानताओं के अध्ययन से है। यानी एम कार्टिस कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का जो संबंध है, आज वर्तमान में जो राजनीतिक व्यवहार है, कार्यप्रणाली है, उनकी नियमितता, समानता और असमानता का अध्ययन ही तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में विभिन्न देशों की संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार की तुलना की जाती है, जिसमें औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों तत्व शामिल होते हैं। आई होप कि आपको तुलनात्मक राजनीति के बारे में समझ में आया होगा कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत प्राचीन काल में पहले औपचारिक तत्व यानी औपचारिक तत्व होते हैं राजनीति के अंग तीनों, बस कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जबकि वर्तमान में औपचारिक तत्वों को अधूरा माना गया है, अपूर्ण माना गया है। इसलिए औपचारिक तत्वों के साथ साथ अनौपचारिक तत्व भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी राजनीति को हमारे समाज के जो विभिन्न धर्मों के और भाषा के लोग हैं वो भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि देश की राजनीति व्यवस्था वहाँ के लोग और समुदाय के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो बात करते हैं तुलनात्मक अध्ययन का विषय क्षेत्र के बारे में। तो तुलनात्मक अध्ययन के दो विषय क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, यानी तुलनात्मक राजनीति के दो अध्ययन क्षेत्र, एक तो है परंपरागत दृष्टिकोण, एक अपरंपरागत यानी आधुनिक दृष्टिकोण। तो बच्चों, मैंने संस्थागत या परंपरागत दृष्टिकोण यानी तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र है पहला, परंपरागत या संस्थागत दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि परंपरागत तरीके से पहले दृष्टिकोण में केवल औपचारिक तत्वों की तुलना की जाती थी, समझे। तो इसे परंपरागत दृष्टिकोण का विषय क्षेत्र मानेंगे। चलिए देखते हैं। राजनीति के प्राचीन विचारकों ने तुलनात्मक शासन और राजनीति को केवल राजनीतिक संस्थाओं की तुलना तक सीमित माना है। उनका मानना है कि तुलनात्मक अध्ययन कानून और संविधान की सीमाओं के अंदर होना चाहिए, अर्थात विभिन्न देशों में कानून और संविधान द्वारा स्थापित संस्थाओं के संगठन, शक्ति, व्यवहार आदि की तुलना करनी चाहिए और उन्हीं संस्थाओं की तुलना करनी चाहिए जो कानून द्वारा मान्य है। इस प्रकार
इस दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक अध्ययन के विषय क्षेत्र को अत्यंत सीमित माना है। तो इसके अंतर्गत ये बात की गई है कि राजनीति से संबंधित जो कानूनी तौर पर है उन्हीं का इन्होंने अध्ययन करने की बात करी, एक तरह से वही सरकार के तीनों अंगों की। तो दूसरा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो समय के साथ इनका दृष्टिकोण चेंज हुआ और आज औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक तत्वों की भी तुलना की जाने लगी। तो देखते हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण में क्या कहते हैं। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के समर्थक विचारक संस्थागत दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते। इनके अनुसार संविधान द्वारा स्थापित संस्थाओं की तुलना से वास्तविक राजनीति को नहीं समझा जा सकता। ये तो बात फैक्ट है कि सरकार की और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं की यानी संस्थाओं की तुलना करने से हम उस देश की वास्तविक राजनीति को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को धर्म, समुदाय, भाषा के लोग चलाते हैं। यानी देश की जो राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्व जो होते हैं ना, जैसे आंदोलन हो गया, स्वयंसेवी संगठन हो गया, एनजीओ यानी, और समुदाय हो गया, भाषा हो गई, क्षेत्रीय, ये भी तो राजनीति को प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर ये इनकी जो सोच है बदल गई तो राजनीति भी बदल जाती है। तो इसलिए राजनीति के साथ साथ इनकी भी तुलना की जाती है, यानी औपचारिक तत्वों के साथ अनौपचारिक तत्वों की भी तुलना की जानी चाहिए। तो आगे देखते हैं। तुलनात्मक शासन और राजनीति ने औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाओं का अध्ययन अवश्य माना। उदाहरण के लिए अमेरिका संविधान में राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं है, परंतु राजनीतिक दल अमेरिका की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करते समय अनौपचारिक तुलना भी आवश्यक है। इस प्रकार व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक शासन और राजनीति का विषय क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। यानी परंपरागत या संस्थागत में जो दृष्टिकोण है वो सीमित है, क्योंकि वो सिर्फ औपचारिक तत्वों की तुलना करते हैं, जबकि ये औपचारिक प्लस अनौपचारिक दोनों की तुलना, और ये इनका जो विषय क्षेत्र है बहुत ही ज़्यादा विस्तृत हो गया। बात करते हैं तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता। तो बच्चों क्वेश्चन अगर आ जाता है कि तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता या महत्व बताइए या तुलनात्मक अध्ययन क्यों आवश्यक है, तो भी आप ये लिखेंगे। पहला बात करते हैं जी राजनीतिक व्यवहार को समझना। हम राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी भी देश की राजनीतिक व्यवहार को समझने चाहते हैं, और हम किसी भी देश की तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का व्यवहार रूप समझ सकते हैं। जैसे भारत के अंदर अगर धर्म, जाति सभी का हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ की राजनीति का व्यवहारिक रूप हम समझ लेंगे। ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान के अंदर अगर हम समुदाय, भाषा, औपचारिक अनौपचारिक की तुलना करेंगे तो हम पाकिस्तान की राजनीति के व्यवहार को आसानी से समझ लेंगे कि तुलनात्मक अध्ययन जो होता है वो वहाँ की राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक होते हैं। जी प्रचलित राजनीतिक सिद्धांत की पुनः प्रमाणिकता। तो तुलनात्मक अध्ययन, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं उसमें औपचारिक अनौपचारिक के आधार वहाँ की राजनीतिक सिद्धांतों की पूरे प्रमाणिकता को हम जान सकते हैं। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है कि अतीत में बनाए नए राजनीतिक सिद्धांत वर्तमान परिस्थिति में मान्य हैं या नहीं, यानी जो पहले सिद्धांत लिखे गए वो आज वर्तमान में वो यूजफुल हैं या नहीं। अर्थात तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के माध्यम से प्राचीन राजनीतिक सिद्धांतों की वर्तमान में प्रासंगिकता की जांच की जा सकती है और इनमें वास्तविकता के अनुसार सुधार किया जा सकता है। फिर है तुलनात्मक प्रभाव का अध्ययन। ये तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था पर लोगों के सामाजिक आर्थिक स्तर के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग देशों में सामाजिक आर्थिक दशा अलग अलग होती है। इसलिए यदि एक जैसे संविधान दो देशों में लागू कर दी जाए तो उसका प्रभाव एक समान नहीं होगा। अतः तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा लोगों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है राष्ट्रों के संबंधों समझना। जी तुलनात्मक अध्ययन करने से हम विभिन्न देशों के जब तुलनात्मक संविधान और दो देशों का अगर या दो से अधिक देशों का अगर अध्ययन करेंगे तो उससे वहाँ के राष्ट्रों के संबंधों को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे लोकतंत्र और तानाशाही का अगर हमने तुलनात्मक अध्ययन करा तो हमें तानाशाही और लोकतंत्र के जो संबंध है उसके बारे में पता पड़ेगा। अगर हम लोकतंत्र की तुलना करेंगे तो लोकतंत्र के देशों की तुलना जो संबंध है उनके बारे में पूरा ज्ञान हो जाएगा। फिर राजनीतिक संस्थाओं में सुधार में सहायक। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो अगर हमें किसी देश का अध्ययन करा दूसरे देश में भी अगर अध्ययन करते हैं तो उससे ही ज्ञात हो जाता है अगर कोई संस्था में कोई कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम सुधार भी कर सकते हैं। तो ये हमारे राजनीतिक जो तुलनात्मक राजनीति है उसका उपयोगिता, महत्व और आवश्यकता है। तो इस वीडियो को अच्छे से कर लीजिए। चलिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।